हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने बैंक या फिर एनबीएफसी से होम लोन या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी सिक्योर लोन लिया है दोस्तों। और ऐसे में आगे चलकर वह व्यक्ति किसी कारण, किसी मजबूरी के वश, कोई विषम परिस्थिति आ गई हो, इसकी वजह से उस व्यक्ति ने आगे चलकर उस सिक्योर लोन की जो भी महीने की ईएमआई, जो भी मासिक किस्त या फिर मंथली जो भी इंस्टॉलमेंट बनती थी, उसको उस व्यक्ति ने रेगुलर मैनर में नहीं भर पाया दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर उस व्यक्ति ने कंटिन्यूअसली 90 दिनों तक, 3 महीने तक उसकी ईएमआई को डिफॉल्ट कर दिया दोस्तों। और यही काम वो व्यक्ति आगे भी करता रहा दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर बैंक या फिर एनबीएफसी ने उस व्यक्ति के लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर्ड कर दिया दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया। तो ऐसे में आगे चलकर उस व्यक्ति के द्वारा, उस कर्जधारी के द्वारा बैंक या फिर एनबीएफसी के पास सिक्योर लोन लेते समय जो भी सिक्योरिटी के तौर पर, जो भी कोलेटरल, गिरवी या फिर बंधक के रूप में जो भी चीज उस बैंक के पास, एनबीएफसी के पास रखी गई थी दोस्तों, जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ने बैंक से, एनबीएफसी से होम लोन लिया दोस्तों, और उसके रिटर्न में, उसके एवज में उस व्यक्ति ने संपत्ति और प्रॉपर्टी के जो भी पेपर्स थे, उस पेपर्स को उस बैंक और एनबीएफसी के पास बंधक के रूप में, कोलेटरल के तौर पर और गिरवी के तौर पर रख दिया दोस्तों। क्योंकि सिक्योर लोन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि भैया बैंक और एनबीएफसी आपको लोन देगी, लेकिन उसके एवज में, उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ तो आपको कहेगी कि हमारे पास मोर्गेज के रूप में, बंधक के रूप में या फिर गिरवी के रूप में, कोलेटरल के तौर पर कुछ ना कुछ तो हमारे पास रखो। तो ऐसे में उस व्यक्ति को उस बैंक या फिर एनबीएफसी के पास कुछ ना कुछ तो मोर्गेज के रूप में रखना पड़ता है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर यदि वह व्यक्ति उस होम लोन, उस सिक्योर लोन की ईएमआई को, बकाया राशि को नहीं भरता है, तो कैसे, किस प्रकार से जो बैंक या फिर एनबीएफसी है उस व्यक्ति के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करके या फिर उसकी जो भी संपत्ति, प्रॉपर्टी उस बैंक या फिर एनबीएफसी के पास मोर्गेज के तौर पर रखी गई थी, उसको बेचकर, उसको सेल आउट करके, उसकी नीलामी या फिर ऑक्शन करके अपने लोन की बकाया राशि की वसूली वो बैंक या फिर एनबीएफसी किस प्रकार से, किस कानूनी कार्रवाई के तहत, क्या है कानून, क्या है प्रोविजन, क्या है लॉ, उसके मुताबिक वह बैंक या फिर एनबीएफसी उस व्यक्ति के खिलाफ में यह कार्रवाई करके अपनी बकाया राशि की वसूली करता है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो क्लास में, इस लेक्चर में इसी के बारे में डिटेल में और विस्तार में चर्चा करेंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखिए। आधा अधूरा यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हाफ जो नॉलेज होता है वो डेंजरस होता है दोस्तों, क्योंकि फिर आप आधा देखेंगे, फिर आप कमेंट करेंगे कि सर ने क्या बताया पता नहीं। तो दोस्तों, जब तक आप पूरी वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा प्रोसेस नहीं समझ में आएगा दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आइए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक कानून है सरफेसी एक्ट 2002 का कानून दोस्तों, जो कि 2002 में आया था। इसके पहले यह जो कानून नहीं था दोस्तों, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ऐसा कोई प्रोविजन या फिर लॉ या फिर कानून नहीं था कि यदि बैंक ने कोई सिक्योर लोन दिया हो और ऐसे में आगे चलकर यदि व्यक्ति ने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर दिया हो तो बैंक या फिर एनबीएफसी के पास बंधक के रूप में, मोर्गेज के रूप में जो भी चीजें रखी गई थी उसको बेचकर, सेल आउट करके अपने बकाया राशि की वसूली कर सके। ऐसा कोई कानून 2002 के पहले नहीं था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो बैंक थी या फिर एनबीएफसी थी, उनके लिए बकाया राशि की वसूली करना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही कठिन होता था दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैंक या फिर एनबीएफसी के फेवर में, या फिर बैंक या फिर एनबीएफसी को बचाने के लिए, उनकी जो बकाया राशि वो डूब ना जाए लोन डिफॉल्टर के द्वारा, जो उन्होंने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बैंक और एनबीएफसी की बकाया राशि की वसूली के लिए 2002 में एक कानून लाया गया दोस्तों। उस कानून का नाम था सरफेसी एक्ट 2002 दोस्तों। तो इस कानून ने कहीं ना कहीं बैंक या फिर एनबीएफसी को एक शक्ति, एक पावर दे दी कि भैया सिक्योर लोन के केस में, होम लोन के केस में, यदि आपके पास कोई भी मोर्गेज या फिर कोलेटरल के तौर पर, गिरवी के तौर पर, बंधक के रूप में कोई भी सामान रखा जाता है, और ऐसे में यदि लोन लेने वाला व्यक्ति यदि लोन की बकाया राशि को, ईएमआई को नहीं भरता है, तो बैंक और एनबीएफसी को एक शक्ति और एक पावर इस कानून के तहत प्राप्त है कि वह उसकी संपत्ति, प्रॉपर्टी को सेल आउट करके, बेचकर, ऑक्शन करके, उसकी नीलामी करके बकाया राशि की वसूली कर सकता है दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं उस बैंक या फिर एनबीएफसी को कोर्ट कचहरी भी जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के बाहर ही, कोर्ट कचहरी के बाहर ही, बिना कोर्ट कचहरी जाए ही उस लोन डिफॉल्टर, उस कर्जधारी की संपत्ति को नीलाम करके, उसकी ऑक्शन करके अपने बकाया राशि की वसूली कर सकता है दोस्तों। इस प्रकार से इस सरफेसी एक्ट 2002 के तहत एनबीएफसी और बैंक को शक्ति और पावर प्राप्त है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से जो एनबीएफसी, जो बैंक है, वो उस कर्जधारी, उस लोन डिफॉल्टर के ऊपर
किस प्रकार से कानूनी कार्यवाही करके अपने बकाया राशि की वसूली करती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जब एक व्यक्ति होम लोन या फिर सिक्योर्ड लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर देता है, एक ईएमआई, दो ईएमआई, तीन ईएमआई, लगातार 3 महीने तक, 90 दिन तक उस लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर देता है दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैंक और एनबीएफसी है उनको आरबीआई के नियम कानून के तहत उनको पावर और शक्ति प्राप्त है कि वो आपके लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देंगे दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और उसके बाद तुरंत आपके ऊपर जो कानूनी जो कार्यवाही, जो लीगल एक्शन होता है वो चालू कर देंगे दोस्तों। तो बैंक आपको सबसे पहले तो भैया रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, ठीक है, बकाया राशि को देने की आपसे रिक्वेस्ट करती है दोस्तों। उनके जो थर्ड पार्टी जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा भी आपको कॉल किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, आपको फॉर्मल नोटिसेस भेजी जाती है, भैया बकाया जो राशि है इसका पेमेंट कर दीजिए। तो जब आप नहीं करते हैं दोस्तों, तो फाइनली जो बैंक और एनबीएफसी है वो आपको सरफेसी एक्ट 2002 के सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में आपको नोटिस भेजती है दोस्तों, 13(2) की नोटिस सरफेसी एक्ट 2002 के तहत। और उस नोटिस के अंदर जो बैंक और एनबीएफसी है वो आपसे डिमांड करती है कि भैया आपकी जो भी बकाया राशि है प्लीज इसका पेमेंट करवा दीजिए। वो आपसे रिक्वेस्ट करती है दोस्तों, एक तरीके से आपको इंटीमेट करती है, इन्फॉर्म करती है, अपने बकाया राशि की डिमांड करती है दोस्तों 13(2) की नोटिस में। और आपको 60 दिन का समय दिया जाता है, 60 डेज का आपको टाइम दिया जाता है कि इस नोटिस को रिसीव्ड करने के बाद जब आपको इस नोटिस की प्राप्ति हो जाएगी उसके 60 दिन के अंदर ही इस बकाया राशि का भुगतान कर दीजिए। इस प्रकार से बैंक और एनबीएफसी उस लोन डिफॉल्टर को, उस कर्जधारी को नोटिस भेजती है दोस्तों, 13(2) की नोटिस। तो अब 60 दिन उसको समय मिल गया दोस्तों। तो यदि वह व्यक्ति 60 दिन के अंदर बकाया राशि का भुगतान कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका जो लोन अकाउंट है वो रेगुलर हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ यदि वह जो व्यक्ति है वह लोन डिफॉल्टर या फिर कर्जधारी उस 13(2) की नोटिस का जवाब देना चाहता है, रिप्लाई देना चाहता है, अपनी स्थिति परिस्थिति से अवगत करवाना चाहता है, या फिर जो भी दिक्कत है उसको 60 दिन के अंदर ही बैंक या फिर एनबीएफसी से कम्युनिकेशन, बातचीत, वार्तालाप करना होता है दोस्तों, या फिर उसकी इच्छा वो करे या फिर ना करे। तो ये जो वार्तालाप, जो कम्युनिकेशन होगा दोस्तों, उसको बैंक और एनबीएफसी से बात करना होगा दोस्तों। तो ये जो रिप्लाई करना, ये जो ऑब्जेक्शन फाइल करना, और साथ ही साथ यदि बोरोवर ने, कर्जधारी ने रिप्लाई या फिर ऑब्जेक्शन फाइल किया है कि भाई 13(2) की जो नोटिस आई है उसमें कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, या फिर वो नेशनल जस्टिस के अगेन में है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम, दिक्कत, या फिर अपनी स्थिति परिस्थिति से वो अवगत करवाना चाहता है कि किस रीजन की वजह से वो लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है, उसको सेटलमेंट करना होगा, कुछ समय चाहिए होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो रिप्लाई ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। और साथ ही साथ बैंक और एनबीएफसी को 15 दिनों के अंदर उसमें जवाब दाखिल करना होता है। तो उस लोन डिफॉल्टर को सामने से आंसर भी मिलता है बैंक और एनबीएफसी के द्वारा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये जो जवाब, ऑब्जेक्शन, रिप्लाई, ये जो होता है दोस्तों, ये सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13 सब क्लॉज 3A में ये जो प्रोसेस है रिप्लाई और ऑब्जेक्शन का होता है दोस्तों। अब आगे डियर फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति ने 60 दिन में कोई जवाब, कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर बैंक और एनबीएफसी के द्वारा उस व्यक्ति को, उस लोन डिफॉल्टर को, कर्जधारी को 13(4) की नोटिस भेजी जाती है, 13 सब क्लॉज 4 की नोटिस भेजी जाती है सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दोस्तों। तो 13(4) की नोटिस में यह बताया जाता है कि आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी जो हमारे पास बंधक और मॉर्गेज के रूप में रखी गई थी उसके ऊपर हम कब्जा लेने जा रहे हैं, पोजीशन की नोटिस दोस्तों, उस पे हम कब्जा लेने जा रहे हैं, उसे कहते हैं दोस्तों पोजीशन की नोटिस। तो 13(4) की नोटिस में व्यक्ति को बताया जाता है कि आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर हम कब्जा लेने जा रहे हैं। तो बैंक के अधिकारी या फिर जो भी उनके स्टाफ होते हैं वो आकर उस प्रॉपर्टी, संपत्ति के डोर के पास ऊपर वहां पे उस 13(4) की नोटिस को स्टिक कर देते कि भैया इसके ऊपर हम कब्जा लेने जा रहे हैं। तो तभी भी उस लोन डिफॉल्टर, उस कर्जधारी को तभी भी टाइम, समय रहता है, ऐसे में कहीं ना कहीं दोबारा वापस से वह बैंक से बातचीत करके सेटलमेंट के लिए जा सकता है, अपनी स्थिति परिस्थिति से अवगत करवा सकता है दोस्तों। तो 13(4) की नोटिस मतलब कि भैया हम पोजीशन, हम भौतिक कब्जा लेने जा रहे हैं, हम प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा, पोजीशन लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों फिर जो बैंक के अधिकारी हैं, जो भी उनके स्टाफ है, वो आपके घर पे आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे और कहेंगे भैया प्रॉपर्टी, संपत्ति को खाली करिए, इसको वेकेंट करिए, अब हम इस पे कब्जा लेने जा रहे हैं। तो आपको सम्मानजनक, आपको पोलाइट मैनर में रिक्वेस्ट तरीके से आपसे कहेंगे भैया प्रॉपर्टी, संपत्ति को खाली करिए, अब हम इस पे कब्जा लेंगे, अब हम इसकी नीलामी, ऑक्शन करेंगे, इसको बेचेंगे और बकाया राशि की वसूली करेंगे दोस्तों। तो यदि लोन डिफॉल्टर, कर्जधारी उन बैंक स्टाफ, कर्मचारियों के साथ में यदि मिसबिहेव करता है, धक्का धुक्की करता है, कब्जे को खाली नहीं करता है, उस प्रॉपर्टी, संपत्ति को बैंक वालों को सरेंडर नहीं करता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैंक या फिर एनबीएफसी है फिर वो आगे कानूनी कार्रवाई करेगी दोस्तों। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी दोस्तों? अब आगे आपको वो जो बैंक और जो एनबीएफसी है वो आपके जिले के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, या फिर आपके जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां के सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास ये बैंक और एनबीएफसी
एप्लीकेशन लगाएंगे, दरख्वास्त लगाएंगे दोस्तों आपको वहां से खाली करवाने का। आप जो कब्जा करके रखे हैं, जिस प्रॉपर्टी को बैंक और एनबीएफसी अपने कब्जे में लेना चाहती है, जो आप खाली नहीं कर रहे हैं, उसको खाली करवाने के लिए, अपना कब्जा प्राप्त करने के लिए ये बैंक और एनबीएफसी वाले, ये आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और आपके क्षेत्र का जो भी कोर्ट होगा, कोर्ट में जो साहब जो बैठते हैं, सीजीएम साहब, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन दरख्वास्त लगेगी। उसके बाद फिर डीएम और कलेक्टर या फिर सीजीएम साहब आपको सेक्शन 14 सरफेसी एक्ट 2002 की आपको नोटिस भेजेंगे दोस्तों, सेक्शन 14 की नोटिस आपको भेजेंगे दोस्तों। और नोटिस में होगा क्या दोस्तों, नोटिस में आपको वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति खाली करने का आदेश दिया जाएगा। और साथ ही साथ यदि देखो आप सम्मानजनक रिक्वेस्ट पोलाइट मैनर में आपने कब्जा खाली नहीं किया, सेक्शन 14 में ऑर्डर आता है कि भैया वहां का जो लोकल जो पुलिस स्टेशन होगा, वहां के हवलदार, कांस्टेबल और पुलिस का सहयोग लेकर उस व्यक्ति को उस कब्जे से खाली करवाया जाए। तो जहां पुलिस आ गई भैया तो खाली करना ही पड़ेगा। पहले प्यार से समझाएंगे, नहीं खाली करोगे तो पकड़ के बाहर निकाल देंगे आपको, क्योंकि भाई वहां पे मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर आ गया है, डीएम साहब का ऑर्डर आ चुका है, कलेक्टर साहब का ऑर्डर आ चुका है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं फिर पुलिस का वहां पे रोल आ जाता है। तो पुलिस आएगी तो कब्जे को खाली करवाएगी दोस्तों। उसके बाद फिर बैंक और एनबीएफसी के जो भी अधिकारी हैं वो संपत्ति उस प्रॉपर्टी के ऊपर ताला मारेंगे और संपत्ति प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेंगे दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये पूरा तरीका था। अब साथ ही साथ अब और आगे जरा बढ़ते, आगे अभी और क्या होता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, संपत्ति प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने के बाद बैंक और एनबीएफसी उस संपत्ति प्रॉपर्टी के ऑक्शन नीलामी का प्रोसेस चालू कर देती है। तो सबसे पहले तो भैया वो एक नोटिस सर्कुलेट करती है जनरल पब्लिक के बीच में, तो इस फला प्रॉपर्टी संपत्ति का ऑक्शन और नीलामी होने वाला है, ठीक है, इसका ऑक्शन किया जाएगा। उसके बाद उस प्रॉपर्टी संपत्ति का फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, उसका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक रेट लगाई जाएगी दोस्तों। तो जो हाईएस्ट जो बीड लगेगी, जो बोली लगेगी, उसके हिसाब से उस हाईएस्ट प्राइस पर उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो पैसे मिलेंगे उससे बकाया राशि की भरपाई होगी। यदि उसके बाद यदि कुछ पैसे बच जाते हैं दोस्तों, तो वो पैसे उस बोरोवर को, उस कर्जधारी को रिटर्न और लौटा दिया जाता है दोस्तों। यदि नीलामी होने के बाद भी बकाया राशि की पूरी भरपाई नहीं हो पाती है, फिर भी कुछ पैसे बाकी रह जाते हैं, तो बैंक और एनबीएफसी उस बचे राशि को पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर देती है कि भैया अब ये तुम्हारा पर्सनल लोन हो गया, अब इतना राशि आपको देना है। तो संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर, जमीन, जायदाद सब चला गया, उसके बाद भी यदि कर्जा खत्म नहीं हुआ तो उसको पर्सनल लोन में कन्वर्ट करके, उसको अनसिक्योर्ड लोन में कन्वर्ट करके आपके ऊपर एक नया लोन अकाउंट बन जाएगा दोस्तों। तो ये था पूरा प्रोसेस डियर फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया जो लोन, जो बोरोवर है, जो लोन डिफॉल्टर, जो कर्जधारी है, वो इस पूरे प्रोसीजर से कैसे बचे, वो कैसे इस चीज को, इस प्रोसेस को, इस एक्शन को, इस कार्यवाही को किस तरीके से रोके, इसकी अपील कहां करी दोस्तों। जैसे ही 13/2 की नोटिस आती, 13/4 की नोटिस आती है, आपके खिलाफ में सरफेसी एक्ट 2002 की कार्रवाई चालू हो जाती है दोस्तों। तुरंत इमीडिएटली इस कार्रवाई को रोकने के लिए, इस कार्रवाई को स्टॉप करवाने के लिए, इसका स्टे लेने के लिए दोस्तों आपको डीआरटी के पास जाना होगा, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास दोस्तों। तो सेक्शन 17 में आपको वहां पे जाकर उस डीआरटी के पास, आपके क्षेत्र का जो भी डीआरटी होगा, वहां पे आपको दरख्वास्त, एप्लीकेशन लगानी है, पिटीशन फाइल करनी है दोस्तों, इस कार्रवाई के खिलाफ, इस कार्रवाई के खिलाफ दोस्तों। तो आपके पास जो भी एविडेंस है, सबूत है, आपका जो भी आपके पास ग्राउंड्स है, उस ग्राउंड्स को उस डीआरटी के पास, आप वहां पे जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे उनके पास अपने ग्राउंड्स को रखिए दोस्तों। तो जो सरफेसी एक्ट 2002 के तहत जो भी कानूनी जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें क्या गलत है, क्या मिस्टेक्स है, ठीक है, क्या बैंक एनबीएफसी ने गलत तरीके से कार्रवाई करके आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा लेने की कोशिश की है दोस्तों, उसके खिलाफ में आप डीआरटी में अपील कर सकते हैं दोस्तों, सेक्शन 17 में दोस्तों। उसके बाद यदि डीआरटी से भी कोई आपको रिलीफ, कोई सहायता, कोई मदद नहीं मिलती है दोस्तों, तो आगे आप जा सकते हैं डीआरएटी के पास, डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल दोस्तों, वहां पे भी आप अपील कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब आप डीआरएटी के पास जाएंगे तो बकाया राशि का, उस अमाउंट का जितने के लिए आप वहां पे मैटर लेके जा रहे हो, उसका बकाया राशि का 50% का अमाउंट आपको उनके पास डिपॉजिट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ही आपके मैटर को डीआरएटी में एंटरटेन किया जाएगा, उसको वहां पे लिया जाएगा दोस्तों। यदि डीआरएटी से भी कोई सहायता, कोई मदद, कोई रिलीफ नहीं मिलती दोस्तों, तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो कहीं ना कहीं यदि सरफेसी एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की जा रही है दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि ये मेरे खिलाफ है, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में है, ये असंवैधानिक है, ये इलीगल है, गलत तरीके से बैंक और एनबीएफसी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, तो आपको चुप नहीं बैठना है। यदि आप चुप बैठे रहेंगे तो आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी जो मोर्गेज के रूप में गिरवी के तौर पर बैंक और एनबीएफसी के पास रखी है, वो आपके हाथ से चली जाएगी दोस्तों, फिर आप खाली हो जाओगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स, आपको इस मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहना है दोस्तों। तो यदि आपने कोई भी होम लोन या फिर आपने कोई भी सिक्योर लोन लेके रखे हो, संपत्ति, प्रॉपर्टी के पेपर्स आपने गिरवी के तौर पर, मोर्गेज के तौर पर आपने बंधक के रूप में रखा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको इस मामले में थोड़ा सा सावधान, अलर्ट और केयरफुल
हो जाना चाहिए दोस्तों। अगर आपने लापरवाही की तो लापरवाही का भुगतान क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया दोस्तों। तो आप अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी से आप हाथ धो सकते हो दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भैया अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करिए और कानून के जानकार बनिए। एक बोलते ना, एक नॉलेज रखिए दोस्तों कि भाई नॉलेज के दम पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर कोई तकलीफ, कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ रही है कि भैया कैसे रिप्लाई फाइल करे, कैसे ऑब्जेक्शन फाइल करे, मेरे खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है, मुझे तो भैया कुछ लिखने पढ़ने नहीं आता है, मुझे तो लेटर तैयार करने नहीं आता, मुझे तो ऑब्जेक्शन का कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं, कैसे रिप्लाई देते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है, भैया मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, एडवोकेट ब्रिजेश यादव, मैं यहाँ पर बैठा हूँ दोस्तों आपकी मदद, आपकी सहायता करने के लिए। लीगल हेल्पलाइन नंबर मैंने लिखा है, दिया है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं, मुझे आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो यदि सरफेसी एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई स्टार्ट हो गई है तो आप भी अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई चालू कर लीजिए दोस्तों। तो कोई तकलीफ आ रही है, कोई नोटिस आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे वो फॉरवर्ड करिए, मुझे भेजिए, मैं उसको देखूंगा, समझूंगा, पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई बनाकर दूंगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर मैं आपकी मदद करने के लिए बैठा हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक पोलाइट और एक रिक्वेस्ट मैसेज देना चाहता हूँ। यदि आपके पास पैसे हैं दोस्तों, तो बैंक और एनबीएफसी की जो भी बकाया जो राशि है लोन की, प्लीज इनको आप रिटर्न कर दीजिए, लौटा दीजिए दोस्तों। नहीं लौटाओगे तो क्या कानूनी प्रक्रिया हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आपको ये सब चीजों को आपको झेलना पड़ेगा। तो पैसे यदि हैं तो प्लीज इनका आप रीपेमेंट करवा दीजिए दोस्तों और अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी को बचा लीजिए। ओके, तो सिक्योर लोन के केस में तो भैया बचोगे नहीं, तो है पैसे तो दे दीजिए, नहीं है तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करिए और इससे लड़िए, इसका ऑब्जेक्शन रिप्लाई फाइल करिए और साथ ही साथ कानून के जानकार बनिए दोस्तों। जानकार रहोगे तो मजबूती से लड़ोगे दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथ ही साथ जो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो पर नए हैं, इस वीडियो को दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए दोस्तों। यदि मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों, मैं उसका जवाब दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। और बाकी सारी चीजों, सारी तकलीफ, दुख के लिए यदि है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड्स, आपका वकील, आपका अधिवक्ता दोस्तों। मुझे डायरेक्ट कॉल करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।